वो एक खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ लाउंज था जिसमें रात के खाने के बाद सब लोग बैठे चाय के साथ गपशप कर रहे थे। डबल सोफे पर मुस्तफ़ा अजीम अपने बड़े बेटे मुजम्मिल के साथ बैठे थे, जो फासले पर सिंगल सोफे पर आयशा बेगम बैठी थी। सामने मुजम्मिल मुस्तफ़ा की बेटी भी अनीका थी और वजदान इनकी बातों से अलग थलग कारपेट पर अपने 1 साल के भतीजे को गोद में लिए इसके साथ बाहर खेल रहा था। मगर अंदर अंदर वो अल्फाज ढूंढ रहा था बात कैसे शुरू करे। फिर इसने अचानक ही धमाका कर दिया। किसी को ख़ास तौर पर मुखातिब किए बगैर इसने अचानक कहा था, मैंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। वहाँ बैठे हर शख्स को यह सुनकर यकीनन खुशी ही हुई थी, मगर उसका जुमला इस कदर गैर मुतवक्को था कि कोई आया। मुस्तफ़ा अजीम हैरत से संभल कर बोले, हमारे लिए तो ये खुशी की खबर है, मगर तुमने जो सिलसिला शुरू कर रखा है इसके बाद यकीनन लड़की और उसके घर वालों के लिए ये साल की सबसे बुरी खबर होगी। अबू, आई एम सीरियस। इनके मजाक पर वो संजीदगी से बोला, इवन आई एम सीरियस सन। उन्होंने एकदम संजीदा होकर कहा, मैंने कभी भी अपने बेटों से लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की थी, और तुम बियॉन्ड माई थाट्स। खुद भी वजदान से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं थी मुझे, मगर अब इसे लेक्चर मत दें, मुझे इसकी लापरवाही की वजह समझ आ गई है। आयशा मुस्तफ़ा ने अपने शौहर को बेटे की क्लास लेते देखकर टोका, फिर मानी खदी से बोली, गलती वजदान की नहीं है मुस्तफ़ा साहब, बल्कि मेरी और आपकी है। बेटा जवान हो गया है और इसे खुद बोलना पड़ रहा है कि शादी करना चाहता है, जबकि ये बात हमारे सोचने की थी। बिल्कुल अम्मी, ये बात समझ में आती है। वजदान बेशक जिम्मेदार लड़का है, पर कोई हो तो जिसके लिए जिम्मेदारी उठाई जाए। क्यों मुजम्मिल, आपका क्या ख्याल है? अनीका ने शौकी से बोलते हुए अपने शौहर से राय मांगी। शरीफ आदमी कभी बीवी से इख्तलाफ नहीं कर सकता, और यहाँ तो इख्तलाफ की गुंजाइश भी नहीं। तो फिर तय हो गया, अगले हफ्ते में ही हम सब जाकर निका के माँ बाप से शैला का हाथ मांग लेंगे। 1 मिनट अम्मी। चुप बैठा वजदान शैला के नाम पर एकदम बोला, मैं शैला से शादी नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा अनीका को ये बात नागवार गुजरी थी। इसके तासुरात देखकर वजदान ने कहा, सॉरी भाभी, शैला वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जब अच्छी है तो इनकार की वजह? मुस्तफ़ा अजीम ने किसी कदर नागवारी से पूछा, मैं मलीहा फ़रूकी से शादी करना चाहता हूँ। 1 सेकंड की ताख़ीर के बगैर वजदान ने जवाब दिया। हर कोई चुप रह गया था। अनीका को लगा इस लंबी खामोशी की वजह इसकी वहाँ मौजूदगी है। इस ख्याल से वो उठी और वजदान के पास आकर बच्चे को इससे लेकर वहाँ से चली गई। आज की बात नहीं है वजदान, मुजम्मिल की शादी के कुछ ही महीनों बाद अनीका के अखलाक को देखकर मैंने सोचा था वक्त आने पर शैला को बहू बना कर लाऊंगी, मगर मैं आपकी सोच में कभी शामिल नहीं रहा। और मैं तो हैरान हूँ, आपने ना सिर्फ सोच लिया बल्कि भाभी से भी बात कर ली, और मुझे आज पता चल रहा है। वो वजदान को वाकई हैरत हुई थी। हमें भी तो आज पता चल रहा है, वो खफगी से बोली, फिर ख्याल आने पर बोली, और तुम्हें कहाँ मिल गई? वो क्या नाम है? खैर जो भी हो। उन्होंने मलीहा का नाम याद करना चाहा, फिर किसी के याद दिलाने से पहले ही इरादा बदल लिया। इनका नाम मलीहा फ़रूकी है। वजदान को इनका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मलीहा का नाम बताकर कहा, और मैं इनसे लाइब्रेरी में मिला था। और ये सब कब से चल रहा है? मुस्तफ़ा अजीम ने बेटे को देखकर पूछा। 3 महीने होने वाले हैं। आयशा बेगम को एकदम से ध्यान आया। अच्छा, तो इतने महीने से तुम जो सारे काम धंधे छोड़कर न जाने कहाँ फिरते रहते हो, तो इसकी वजह ये लड़की है? जी। इसका लहजा अब भी मुतवाज़न था। बहरहाल तुम्हारी शादी शैला से ही होगी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा। मगर मैं मलीहा से शादी का फैसला कर चुका हूँ। आयशा बेगम ने सुना तो भड़क गई। हाँ, अब यही सुनना बाकी रह गया था। ठीक है, खुद ही सारे फैसले करो, हमें तुम्हारे बारे में फैसले करने का हक ही क्या? ऐसी बात नहीं अम्मी। वो इनकी नाराज़गी पर परेशान सा हो गया, फिर इनके बराबर बैठकर अपना बाजू इनके गिर्द लपेटते हुए समझाने के से अंदाज में बोला, आप इनसे मिलेंगी तो वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं शहला से कई बार मिल चुकी हूँ और वो मुझे पसंद है। अब आप ज़िद कर रही हैं, वजदान ने थक कर कहा। तो तुम क्या कर रहे हो? वो बोली, मोहब्बत। इसने एक लफ्ज़ कहकर बात पूरी कर दी और उठकर चला गया। सुना आपने मुस्तफ़ा अजीम, आपका बेटा क्या कहकर गया है? अपने शौहर को चुप देखकर वो बोली। वो कुछ सोच रहे थे, इनकी तरफ चौंक कर देखा और तौक़ुफ़ के बाद कहा, मुझे लगता है आयशा तुम्हें बेटे की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे कैसे मान लूँ? वो बुध की क्या हर्ज है? वो इनके भुदकने पर बोले, इस घर में शहला बहू बनकर आएगी या मलीहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वजदान को फ़र्क पड़ेगा।
आखिर ज़िंदगी तो इसे गुजारनी है। और अनीका, क्या इसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? इसकी छोटी बहन देवरानी बनकर इस घर में आने वाली थी, अब कोई और आएगी तो क्या इसे बुरा नहीं लगेगा? मेरे कहने पर वो अपने माँ बाप से भी बात कर चुकी है। अब तक चुप मुजम्मिल इनकी बात पर परेशान होकर बोला, अम्मी आपको बात इस हद तक बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? चले, अनीका तो मेरी बीवी है, लेकिन इसकी फैमिली के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने कह दिया शैला ही इस घर में आएगी। तुमने तो कह दिया, लेकिन जो अभी वजदान कह कर गया है इसका क्या? बहू क्या सोचेगी? इसकी परवाह है बेटे का ख्याल नहीं? वो वाज़े मलामत कर रहे थे। आयशा इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ी, ख्याल क्यों नहीं है, माँ हूँ इसकी। बहुत सोच समझ कर शैला का इंतखाब किया था कि वजदान के मजाज में संजीदगी है, और शैला भी कामगो और धीमे मजाज की लड़की है, फिर पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। आप खुद जानते हैं, बताएं ज़रा, है कोई कमी इसमें? कमी बेशक कोई नहीं, पर इसका क्या हल कि वजदान को मलीहा पसंद है। बस मुस्तफ़ा साहब, आप मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें। समझाना है तो बेटे को समझाएं कि माँ की बात मान ले। दुश्मन नहीं हुई इसकी। वो नाराज़गी से कहकर उठी और चली गई। इनके जाने के बाद मुस्तफ़ा अज़ीम मुजम्मल को मुखातिब करके बोले, ऐसा लगता है मुजम्मल, वजदान वाकई इस लड़की में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से तो है, वरना इसके बारे में बात क्यों करता? वो मुझसे ज़्यादा तो वो आपसे करीब है। आप बताएं वो इस लड़की में किस हद तक इन्वॉल्व होगा? वजदान जैसे शख्स के लिए हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेकार है। अपनी राय देकर मुजम्मल मुस्तफ़ा ने इनकी राय मांगी तो वो उलझे से अंदाज में बोले थे, फिर अम्मी को कैसे मनाएंगे? मुजम्मल ने फ़िक्रमंदी से कहा तो मुस्तफ़ा साहब कहने लगे, मान जाएगी। वैसे इसका रद्द-ए-अमल फितरी है, और धचका तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया वजदान मलीहा से डीपली इन्वॉल्व है, तो खुद को समझा लिया कि ज़िंदगी तो इसकी है। अगर मलीहा के साथ गुजारना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। फिर मुजम्मल की तरफ देखकर बोले, मेरी बीवी को छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कैसे हैंडल करोगे? मुझे नहीं लगता अनीका इस बारे में मुझसे कोई बहस करेगी। इसने खुद सुना है कि वजदान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, बल्कि मेरा ख्याल है अब वो खुद भी वजदान की शादी शैला से नहीं होने देगी। मुस्तफ़ा अज़ीम इसकी बात पर सर हिलाने लगे। फिर मुजम्मल अपने कमरे में उठकर चला गया और मुस्तफ़ा अज़ीम वजदान के कमरे में आ गया। तकिया उठा ऊंचा करके बेड पर नीम दराज या टक सामने दीवार को देखता, वो इतनी गहरी सोच में था कि इनके आने को महसूस भी नहीं किया। मुस्तफ़ा अज़ीम इसे देखकर मुस्कुराए और छेड़ने के अंदाज में कहा, गम मनाया जा रहा है? वजदान ने ज़रा सा चौंक कर इन्हें देखा और सीधा हो बैठा। वो बेड पर बैठकर गहरी नज़रों से वजदान का चेहरा देखने लगे। बहुत प्यार करते हो? वजदान सर को झुकाकर यूं ही मुस्कुराने लगा तो इसके कंधों पर बाजू फैलाकर बेतकल्फी से बोले, कम ऑन सन, हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इसकी तायीद मांगी तो वो इस बात में सर हिलाकर धीरे से बोले, बहुत से भी ज़्यादा। उसे फिर चुप होता देखकर वो कहने लगे, मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ नहीं बताओगे? वजदान समझ रहा था कि वो इस तरह की बातें करके इसका मूड बदलने की कोशिश कर लें, इसलिए टालने वाले अंदाज में कहा, क्या बताऊं? वो सोचते हुए बोले, जो भी तुम जानते हो। अच्छा चलो ये बताओ, देखने में कैसी है? वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी है। बस? मुस्तफ़ा अज़ीम ने हैरत से इसे कहा, यही सवाल अगर मैं तुम्हारी उम्र के किसी दूसरे लड़के से करता तो वो कहता, सितारा सी आंखें हैं, पंखड़ियों जैसे होंठ हैं, घटाओं जैसी जुल्फ़ें हैं, ऐसा हुस्न मैंने और कहीं नहीं देखा होगा, वगैरह वगैरह। और तुम बस अच्छी है। वजदान उनके स्टाइल पर हंसने लगा। वो चुप हुए तो इनको देखकर कहने लगा, सितारा सी आंखें, इसने कहा और मलीहा की आंखों याद करने लगा। पता नहीं इनकी आंखें सितारा सी हैं या नहीं, पर जिस तरफ उठ जाती हैं वहाँ रोशनी हो जाती है। होंठों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनकी मुस्कुराहट सच में बहुत प्यारी है। और जुल्फ़ें शायद घटाओं जैसी ही हों। कभी नोट नहीं किया, हाँ, मगर जब के बाल हवा से लहराते हैं तो लगता है घटा बरस रही है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न आसपास की हर चीज़ को हसीन बना दे। फिर वो अचानक ही बोलते हुए चुप कर गया। मुस्तफ़ा अज़ीम की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी बहुत नाराज़ है ना? ये माएँ ऐसी ही होती हैं, पहले नाराज़ हो जाती हैं फिर मान भी जाती हैं। तुम्हारी माँ भी जल्द मान जाएंगी, फिक्र मत करो। इसके बाल बखेरते हुए उन्होंने ऐसे कहा जैसे वजदान छोटा बच्चा हो, फिर गले लगाकर उसकी पीठ थपकी। आराम से सो जाओ, मैं आयशा को समझा लूँगा, तुम टेंशन मत लेना। खुद से अलग करके उन्होंने वजदान का माथा चूमा। फिर जब तक वो कंबल लेकर लेट नहीं गया,
وہ کھڑے رہے، اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی تہ پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا تو اس کا جسم ہی ایندھن بن گیا ہو۔ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ ان کے سامنے پھر بھی ضبط کر رہے تھے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے ہوئے مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا، ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہوگی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اختلاف وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے ساتھ فیصلے کرتا، اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چونچ رہا کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں الاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میرے سانچے میں ڈھلی ہے۔ ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرات کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں، جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آتشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرمانبردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا بدقسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا ہے وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو غلط سمجھتا آیا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرمانبردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم مت لو جو تمہیں ملیحہ میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی ہے، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے پاس پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا، نور الہدیٰ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا ہی انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ نور الہدیٰ سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدیٰ کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد کا فرض صرف نور الہدیٰ نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ مظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ کہا ہے۔ ایک بار وجدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔
ملیحہ کی شادی نور الہدا سے ہی ہوگی، میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدا کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورگلا رہا ہے، آ کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ ہے، لوگوں کی پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو، لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔